Welcome to another video in the history of British literature video series where I am looking at each and every age of British literature as well as the background and also giving you guideline what to read and what to skip. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो शेक्सपियर के बारे में होगा, शेक्सपियर की लाइफ के बारे में होगा। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो शेक्सपियर है ये बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। शेक्सपियर के वर्क्स को आज भी हम पढ़ते हैं और इसकी जो वर्क्स थे, इसकी जो ड्रामास थे, पोइम्स थी, उसको दुनिया के डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। अब अगर हम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में बात करें ना, तो शेक्सपियर को हम बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। शेक्सपियर है वो रेनेसां का बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट और बहुत ग्रेट फिगर है, ठीक है। ये जो इसने एलिजाबेथन इरा एंड जैकोबियन एज में बहुत बड़ा राइटर रहा है, ठीक है। और जो इंग्लिश रेनेसां मूवमेंट थी उसमें बहुत बड़ा नाम है शेक्सपियर का। अब हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो जब शेक्सपियर 18 साल के थे तो उनकी शादी हो गई थी एनी के साथ, ठीक है। और उनके 3 बच्चे थे, ठीक है। 2 बेटियां थी और 1 बेटा था, ठीक है। जो उनका बेटा था ना उसका नाम हैमलेट था। अब बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि लाइक जो इसका वर्क हैमलेट है ना उससे ये थोड़ा सा सिमिलर है, तो हो सकता है कि इसकी स्टोरी पे हो, बट ये बहुत से क्रिटिक्स कहते हैं हो सकता है ये सच हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सच ना हो। शेक्सपियर के जो पेरेंट्स थे उनका नाम जॉन और मैरी था। शेक्सपियर की लाइफ और उसके वर्क्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि शेक्सपियर उन राइटर्स में से है जो एजुकेटेड नहीं थे या जिन्होंने यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से हासिल की थी। शेक्सपियर ने पहले एज ए एक्टर काम शुरू किया, ठीक है, एंड देन डायरेक्टर, और देन वो राइटर बन गए थे। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। शेक्सपियर का पूरा नाम है वो विलियम शेक्सपियर है। शेक्सपियर का पूरा नाम विलियम शेक्सपियर है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने एज ए एक्टर, डायरेक्टर एंड ऑथर हर तरह से काम किया है, ठीक है। 37 प्लेज इन्होंने लिखे हैं एंड 154 सोनेट्स लिखी हैं। शेक्सपियर ने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली किसी भी इंसान से, किसी भी पर्सन से, बल्कि उन्होंने खुद अपने लाइफ एक्सपीरियंस से खुद काम किया और खुद ही अपने वर्क से सीखा है, ठीक है। एन जॉनसन है जो वो एक बहुत बड़े राइटर हैं, वो शेक्सपियर के बारे में कहते हैं ही इज़ नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। शेक्सपियर बस एक एज के लिए नहीं है बल्कि वो हर दौर के लिए हैं, ठीक है। उनका वर्क हर दौर में होता है, वो हर दौर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो वर्क्स है ना उनको 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पीरियड था ना वो 1577 से लेकर 1593 तक था, ठीक है। इसमें ये अपनी अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो उनके न्यू वर्क्स थे, इन्होंने जो एज अ एक्सपेरिमेंट वर्क लिखे, ठीक है, वो लिखते हैं इसमें, ठीक है। ये जितने ओल्ड प्ले, क्योंकि रेनेसां है क्या, हमने पहले इतनी वीडियोस में बार बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि रेनेसां है जो ग्रीक और जो पुराने जो मतलब राइटर्स थे उनके वर्क को दोबारा रिवाइव किया, उनको ट्रांसलेट किया, ठीक है, उनको रिवाइज किया। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। शेक्सपियर ने अपनी अर्ली एज में एक्सपेरिमेंट्स किए और जो पुराने ओल्ड प्लेस थे ना उनको दोबारा रिवाइज किया। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, इसका बहुत बड़ा एक ये ड्रामा है और बहुत फेमस है, आज भी लोग इसे पढ़ते हैं। रिचर्ड 2 और 3 दोनों, ठीक है, एंड द कॉमेडी ऑफ एरर। उसके बाद अगर हम इसके सेकंड पीरियड में देखें तो इसने किस तरह का वर्क प्रोड्यूस किया, तो शेक्सपियर ने ग्रेट कॉमेडीज़ लिखना शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने क्रॉनिकल प्लेस लिखना शुरू कर दिया। अब क्रॉनिकल प्लेस क्या होते हैं, लाइक वो हिस्ट्री बताते हैं कि इन सीक्वेंस में लिखा जाना, ठीक है। रिचर्ड लिखा है इन्होंने 1595 में एंड देन किंग जॉन लिखा, ठीक है। ये मतलब रियलिटी बेस्ड प्लेज हैं, ठीक है। उसके बाद 12th नाइट लिखा एंड एज यू लाइक इट जो इनका मोस्ट फेमस प्ले है, ये दोनों ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद अगर हम इसकी थर्ड पेज की बात करें या थर्ड पीरियड की बात करें तो ये शुरू होती है 1601 से 1608 तक, ठीक है। इसमें इसने बहुत रिमार्केबल ट्रेजेडीज़ लिखी, बहुत अच्छी और बहुत फेमस ट्रेजेडीज़ लिखी, ठीक है। उसके बाद इसकी बिटर कॉमेडी थी, ये स्टायर करता था सोसाइटी पर, ह्यूमन जो एक्सपीरियंस थी उनकी डार्क साइड दिखाता था कि डार्क साइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन की डार्क साइड दिखाता था, ह्यूमन साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता था इस एज में। हम लोग हैमलेट देखते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं इसमें 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन साइकी को शो कर रहा है, बहुत फेमस प्ले है हैमलेट। एंड देन ओथेलो की बात करें तो ये भी बहुत इसका फेमस प्ले है, एंड मैकबेथ। उसके बाद जो 4th पीरियड है, ठीक है, ये शुरू होता है 1608 से 1612 तक, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे कि डिक्लाइन इन द पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट्स,
इसमें ना इसका डिक्लाइन शुरू हुई, उस तरह ने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, ठीक है। ये कॉमेडीज़ एंड ड्रामेटिक रोमांस ये दोनों लिखे है, जिसमें द टेम्पेस्ट इसका मोस्ट फेमस प्ले है। तो शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा सोनर्स लिखी हैं, इतनी कि जो सोनर्स हैं वो शेक्सपियर के नाम से ही फेमस हो गई हैं, जिसे शेक्सपियरियन सोनर्स भी हम कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, जो ड्रामा है ना इसके 3 तरह के शेक्सपियर ने ड्रामास लिखे हैं। कौन से? पहले तो ट्रेजेडीज़ लिखी हैं जो कि मोस्ट फेमस इसकी प्लेज हैं। उसके बाद इसने कॉमेडीज़ लिखी, ठीक है, उसमें भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड देन हिस्टोरिकल प्लेज इसने लिखी हैं जो हमने पहले भी एग्जाम्पल्स में देख ली हैं। अब जैसे कि जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो हम देखेंगे कि शेक्सपियर किस तरह की ट्रेजेडीज़ लिखते थे, उसके क्या एलिमेंट्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ किस तरह की होती थी, तो ये करैक्टरिस्टिक समझ लो उसके, ठीक है। अब स्टेटस ऑफ हीरो। अब जो शेक्सपियर के जो ड्रामाज होते थे ना उसका जो हीरो का स्टेटस होता था ना वो हाई रैंक होती थी, ठीक है, उसकी जो वो हाई स्टेटस से बिलोंग करता था। जैसे कि हम इसी एग्जांपल्स में देखें, इन मैकबेथ जो इसका ड्रामा है उसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, वो आर्मी का वो जर्नल है, ठीक है। ऐसे अगर हम हैमलेट को देखें तो वो प्रिंस है डेनमार्क का, ठीक है। अगर हम ओथेलो को देखें तो बहुत ग्रेट वॉरियर है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे उसके जो कि हर ड्रामे में ना जिसका प्रोटैगनिस्ट होगा ना वो हाई रैंक का होगा, वो आम इंसानों पर नहीं वो लिखेगा, ठीक है। उसकी जो स्टोरी होगी वो डील करेगी एक हाई रैंक इंसान से, एक अमीर या एक नोबल पर्सन की ज़िंदगी से। रोल ऑफ फेट शेक्सपियर के ड्रामाज में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि जो एक प्रोटैगनिस्ट है ना उसकी सफरिंग, उसकी जितनी भी ट्रेजिक लाइफ होती है ना, ट्रेजिडी उसकी लाइफ होती है, उसके फेट उसमें बहुत बड़ा काम करता है। फेट की वजह से उसे काफ़ी सफरिंग फेस करना पड़ती है, ठीक है, उसको ट्रेजिडी उसको लाइफ देखनी पड़ती है। जो फेट है ना वो शेक्सपियर के ड्रामाज में प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। अब शेक्सपियर ने ना हमेशा 2 तरह का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हमें, एक है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट या एक करेक्टर है ना वो अपने ही माइंड में ना अपने ही थॉट से ना वो लड़ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, कोई वजह है उसके दिमाग के अंदर जो वो खुद ही डिस्टर्ब है उससे या डिप्रेस है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि उसके सामने कोई अपोज पावर है, कोई अपोजिट कोई विलन है, कोई ऐसी पावर है जिससे वो लड़ रहा है, ठीक है। जैसे हम हैमलेट में देखते हैं, ठीक है, हैमलेट में जो हैमलेट है हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो क्या करता है, उसको अपने जहन में भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, वो डिस्टर्ब है कि क्या वो जो गोश्त था वो सही था या नहीं था, क्या जो क्लोडियस है उसी ने उसके फादर को मारा है। एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या था, उसका क्लोडियस के साथ था, ठीक है, वो उसको मारना चाह रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा। जो थॉट्स हैं उनमें भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, और उसके सामने एक पावर है उससे भी वो लड़ रहा है, यानी 2 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ट्रेजिक फ्लॉज की, ठीक है, देखो ट्रेजिक फ्लॉज पहले हम देखेंगे होता क्या है। अरिस्टोटल ने इसे हमार्शिया का नाम दिया था। अभी क्या होता है कि जो करेक्टर है या कोई प्रोटैगनिस्ट है ना उसी के अंदर कोई फॉल्ट होता है या उसी की कोई गलती होती है जिसकी वजह से वो ट्रेजिडी का शिकार होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शेक्सपियर का जो ड्रामा है अगर हम वहाँ से देखें तो हमें पता चलता है जैसे कि मैकबेथ है, ठीक है, वो बहुत एम्बिशियस था और उसकी ये चीज़ ही उसको ट्रेजिडी या उसके डाउनफॉल का सबब बनी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें किंग लेयर के बारे में देखें, ठीक है, वो उसके अंदर हैस्टी जजमेंट्स थी, ठीक है, वो अब फैसला करते हुए बहुत जल्दी करता था, ओके, ये जज करते हुए बहुत जल्दी करता था, ठीक है। अगर हम हैमलेट को देखें तो वो डिसीजन लेने में बहुत देर करता था, वो चाहता तो पहले क्लोडियस को मार सकता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिले करता था, ठीक है। यानी कि हर इंसान में किसी के अंदर बहुत गुस्सा था, किसी के अंदर बहुत लेजीनेस थी, तो उन्हीं कैरेक्टर्स के अंदर ना कुछ खराबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं जो उनके डिक्लाइन या उनके डाउनफॉल का सबब बनती हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। शेक्सपियर के ड्रामाज में बहुत बड़ा रोल है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का, ठीक है। कैसे? अब सुपर नेचुरल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ गोस्ट, विच, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम देखते हैं कि लाइक हैमलेट के अंदर, क्योंकि यही बहुत बड़े बड़े प्ले हैं तो मैं बार बार इसकी एग्जांपल दे रही हूँ कि जो हैमलेट है उसके अंदर हम देखते हैं गोस्ट, ठीक है, उस गोस्ट का बहुत रिलेशन होता है हैमलेट के साथ। अब हम देखें कि वो गोस्ट सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ हैमलेट को ही नज़र आ रहा है बल्कि और लोगों और सोल्जर्स को भी नज़र आ रहा था, ठीक है। तो हम हैमलेट में देखते हैं कि गोस्ट का एक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स गोस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मैकबेथ में हम देखते हैं कुछ विचेस होती हैं, ठीक है। ऐसे इसके डिफरेंट जो ड्रामाज हैं, डिफरेंट जो वर्क्स हैं उनमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रिपिंग कैटास्ट्रोफ का। अब ये क्या होता है? ये होता है कि लाइक एक ड्रामेटिस्ट अपनी राइटिंग के अंदर ना कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है, ठीक है, ऐसे डायलॉग्स बोलता है जो ऑडियंस को ना रुला देना या ऑडियंस के अंदर कैथारसिस पैदा करता है वो चीज़, ठीक है।
फॉर एग्जांपल जैसे कि ओथेलो है, ठीक है। ओथेलो में जब ओथेलो उसको मार दे, डेस्टिमोना को मार देता है, तो क्या उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं डेस्टिमोना कसूरवार नहीं थी, तो उसको क्या वो डायलॉग बोलता है कि ब्लो मी अबाउट इन विंड्स, रोस्ट मी इन सल्फर एंड वॉश मी इन स्टीप। इतने इमोशनल और हार्ट फेल्ट जो डायलॉग्स बोल रहे हैं ना, जिसकी वजह से ऑडियंस के अंदर ना कैथार्सिस पैदा हो जाएगा और ऑडियंस ना सिंपैथी फील करने लग जाएगी उस प्रोटैगनिस्ट के लिए। फिर हम बात करेंगे ट्रैजिक सर्कमस्टांसिस की। अब एक स्टोरी जब चल रही होती है तो कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बनते, सिचुएशंस ऐसी बनती जाएंगी जो प्रोटैगनिस्ट के लिए डाउनफॉल का शिकार बनेंगी, ठीक है। उसको उसकी ट्रेजिडी का शिकार बनेंगी, उसकी ट्रेजिडी का सबब बनेंगी, ठीक है। शेक्सपियर अपने ड्रामाज में कॉमिक रिलीफ का यूज़ ज़रूर करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि एक इमोशनल मूवी है, ठीक है। उसमें जो वो हैं ऑडियंस हैं, ठीक है, वो काफ़ी लाइक हार्ट फेल्ट होते हैं, बड़े इमोशनल होकर देख रहे होते हैं। ये ह्यूमर हो सकता है, कोई कॉमिक सीन हो सकता है, जिससे क्या होता है कि जो ऑडियंस है ना उनमें रिलीफ आ जाए, सुकून आ जाए। वो इतने इंटेंस होकर जो देख रहे हैं ना, थोड़ा सा उनको लाइक कुछ थोड़ा जोक डाल देगा, कुछ फ़नी सीन डाल देगा, ये सब नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे पोएटिक जस्टिस की। अब पोएटिक जस्टिस होता क्या है? अब ये अगर मैं सिंपल कहूँ ना, गुड शुड बी रिवॉर्डेड एंड एविल शुड बी पनिश्ड। अगर कुछ चीज़ अच्छी है, कुछ अच्छा किसी ने कोई काम किया तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और किसी ने कुछ गलत काम किया है तो उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन हम शेक्सपियर में ये चीज़ बहुत कम देखते हैं। शेक्सपियर ज़्यादा पोएटिक जस्टिस की बात नहीं करता। इसमें लाइक अब प्रोटैगनिस्ट है, वो एक अच्छे दिल का इंसान होता है, लेकिन फिर भी हम उसका डाउनफॉल देखते हैं। फिर रिडेम्पशन की बात की जाएगी। अब ये क्या होता है, ठीक है, कोई इंसान है, कोई जिसने गलती कर दी है, उसके अंदर चेंज आ जाएगा, ठीक है, उसको रियलाइज़ हो जाएगा उसकी गलतियों का। जैसे कि मैकबेथ प्ले से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वो जब एक बहुत एम्बिशियस कैरेक्टर होता है, लेकिन एट द एंड वो क्या कहता है, लाइफ इज़ नथिंग बट अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। मतलब वो कहता है कि लाइक ज़िंदगी बस कुछ भी नहीं है, वो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैथार्सिस होता क्या है। कैथार्सिस होता है, इट इज़ द इमोशन ऑफ पिटी एंड फेयर, जो ऑडियंस के अंदर आता है। जब ऑडियंस शेक्सपियर की या कोई भी, जब ऑडियंस कोई ड्रामा या कोई भी ऐसा वर्क देखती है, ठीक है, जब कोई ऑडियंस कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई ड्रामा देख रही होगी, ठीक है, और एक इमोशनल सीन आ जाएगा, अब जो ऑडियंस के अंदर एक फीलिंग आएगी पिटी की या फेयर की, ठीक है, तो उसे हम कैथार्सिस कहते हैं। तो ऐसे ही जो शेक्सपियर के ड्रामाज हैं ना, वो इवोक करते हैं कैथार्सिस ऑडियंस के अंदर, ठीक है। और जो ऑडियंस है वो रिलीज़ करती है इमोशन, या तो वो रो के करती है या वो हंस के, या उनको एट द एंड जब प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल आता है तो उनको सिंपैथी फील होती है, उसके लिए पिटी फील होती है। और ये हमने पहले भी देखा था कि जो शेक्सपियर के ड्रामाज होते हैं वो साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है उसमें, ठीक है। वो ह्यूमन साइकी की बात करता है, उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट, इंसान क्या सोच रहा है, किसी सिचुएशन में इंसान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस पर वो बात कर रहा है। ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन इंसान के अंदर जो जेलसी है, ठीक है, उसका लव है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है कि इंसान किस तरह एक्सप्रेस करता है उन चीज़ों को। अगर हम ट्रेजिडी की बात करें ना, तो शेक्सपियर का बहुत बड़ा नाम है, और ये कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है, कुछ करैक्टरिस्टिक्स थे जो शेक्सपियर अपनी मोस्टली हर ट्रेजिडी में ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉमेडी की। जैसे कि शेक्सपियर ने बहुत ट्रेजिडीज़ लिखी और हमने ट्रेजिडीज़ के कुछ एलिमेंट्स पढ़े हैं, ऐसी उन्होंने कॉमेडीज़ भी बहुत लिखी हैं, और हम पढ़ेंगे कि क्या जो इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं जो शेक्सपियर अपनी मोस्टली कॉमेडीज़ में यूज़ करते हैं, ओके। जैसे कि पहली है रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं रोमांटिक कॉमेडी होती क्या है। अब रोमांटिक कॉमेडी है ना, वो क्लासिकल कॉमेडी से टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। क्लासिकल कॉमेडी होती क्या है? क्लासिकल कॉमेडी में क्या होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि ये एंशिएंट ग्रीक रोम से होती है, ठीक है, उनकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स का यूज़ करते थे। तो रोमांटिक कॉमेडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम कुछ रूल्स देखें तो क्या करते थे, वो कहते थे यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन हो, ठीक है, इस पर स्ट्रिक्ट फोकस करते थे वो, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या करते थे कि जो आम ऑर्डिनरी लाइफ को यूज़ करते थे, स्टाइल करते थे अपने वर्क में। तो रोमांटिक कॉमेडी से थोड़ी डिफरेंट है, ये एक थोड़ी सी लाइक फ़नी वे में होती है। क्लासिकल कॉमेडी थी ना, वो थोड़ी रियलिस्टिक होती थी, लेकिन रोमांटिक कॉमेडी रियलिस्टिक नहीं होती, ये थोड़ी आइडियलाइज्ड वर्ड भी होती है, आइडियलाइजेशन भी होती है, लेकिन इसमें ना ऐसे एलिमेंट्स डालते हैं जो सच नहीं हो सकते, थोड़े से फ़नी होते हैं, और लोग उस पर मतलब लाइक उससे इंजॉय करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ डिस्गाइज, ठीक है। कोई भी राइटर ड्रामा बनाता है ना, ये क्योंकि ड्रामेटिक एक
ड्रामेटिक टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लाइक डिस्गाइज में अपना रूप बदल लेना, ठीक है, यानी कि अपने रूप बदल लेने को डिस्गाइज कहते हैं, या बहरूपिया कह दो, या लाइक अपनी जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर लेना। तो हम ये भी देखते हैं कि लाइक कुछ फ़नी एलिमेंट्स डालने के लिए ना शेक्सपियर डिस्गाइज का यूज़ करता है। जैसे कि इस वेरोना और जूलिया है, वो क्या करती हैं, सिर्फ बॉयज़ का ना गेटअप ले लेती हैं सिर्फ एक कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए, जिससे ऑडियंस है ना वो हंसती है या उनको इंटरटेन होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे द लव थीम। जो शेक्सपियर के ड्रामाज हैं ना उनमें हम लव थीम भी देखते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल रोमियो एंड जूलियट है, ठीक है। इससे हम क्या देखते हैं कि लाइक ऑल कैरेक्टर्स ऑल इन लव, जब ये चीज़ सिचुएशन बनती है ना तो एक कॉमिक इफेक्ट सा नज़र आता है कि लाइक हर कोई एक दूसरे के पीछे चल रहा है, ठीक है। वो एक फ़नी मोमेंट से बन जाते हैं जिससे ऑडियंस इंटरटेन होती है। उसके बाद द रोल ऑफ वुमेन आ गया। अब अच्छा ये भला क्या है, जो शेक्सपियर के ड्रामाज होते हैं ना उसमें शेक्सपियर ने ना लाइक दोनों को इक्वल रखा है, ठीक है। इसने इक्वालिटी दिखाई है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें रोमियो एंड जूलियट में, ठीक है, दोनों में इक्वालिटी है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हम ये भी देखते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो वुमेन को अच्छा ही दिखाया गया है। लेडी मैकबेथ थी, ठीक है, उसके अंदर ग्रीडीनेस आई थी। मैकबेथ में तो पहले नहीं ना आई थी, तो उसने उसको उकसाया था कि वो उसको मारे किंग को, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि शेक्सपियर अपने वर्क के अंदर ना वुमेन को हर रैंक देते हैं। ज़रूरी नहीं उनको एज अ क्वीन ही बना के रखना है। उन्होंने अपने वर्क में वुमेन को एज अ क्वीन भी दिखाया है, एज अ डेयरी मेड भी दिखाया है, 50 to 15 दिखाया है, यानी कि 15 एज की लड़की भी दिखाई है, जैसे कि हम जूलियट की बात कर लें, और 50 एज की भी दिखाई है, यानी हर तरह से वुमेन को उन्होंने दिखाया है, ठीक है। हम उनके अगर ड्रामास में देखें ना तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि लाइक शेक्सपियर जो है ना वो इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, और वो हम देखते हैं उनके वर्क में कि वो ना वुमेन से इम्प्रेस हैं, कि वुमेन की इंटेलिजेंस से, उनके इमोशनल बैलेंस से वो इम्प्रेस हैं, और वो इसको मतलब लाइक अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने वर्क में। चाहे हम देखें कि शेक्सपियर जो हैं वो अपने वर्क के अंदर थोड़ी सी आइडियलाइजेशन, थोड़ा सा रोमांस का यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक रियलिस्टिक वर्ड से कभी भी नहीं हटते, ठीक है। वो जो हमारी आम ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों को दिखाते हैं, वो कभी भी लाइक सिर्फ फैंटसाइज चीज़ों पे नहीं बिलीव करते, बल्कि जो हमारी रियलिस्टिक वर्ल्ड है ना उसको भी दिखाते हैं, ठीक है। और फिर आता है रेनबो वर्ल्ड। अब वही बात होगी, वो सिर्फ रियलिस्टिक वर्ल्ड ही नहीं दिखाते, बल्कि थोड़ा सा इल्यूशनरी वर्ल्ड, थोड़ा सा वंडर दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन ह्यूमन जो चीज़ें डालते हैं वो, तो उनसे एक फ़नी इफेक्ट पैदा होता है। फिर उसके बाद आता है उनका ह्यूमर। शेक्सपियर के जो ड्रामाज में उनके ह्यूमर को देखते हैं, और उनका ह्यूमर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनके जो ड्रामे हैं उनके फेमस होने में। कैसे? शेक्सपियर है ना वो अपने वर्क के अंदर ना लोगों ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं, उनको हंसाते हैं अपने ह्यूमर की वजह से। जो शेक्सपियर है ना वो वेरियस शेड ऑफ ह्यूमर यूज़ करते हैं, सिर्फ एक तरह का ह्यूमर नहीं बल्कि काफ़ी तरह के वो ह्यूमर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो अपने जो करैक्टर को फूल दिखाते हैं, रेडिकुलस दिखाते हैं, ठीक है, फ़नी से दिखाते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस इंटरटेन हो जाती है। शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं, तो वो क्यों हैं, उनकी ग्रेटनेस की क्या क्या वजह है, ठीक है, उनकी मेन जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, जो ओवरऑल आप किसी में भी लिख सकते हैं, और ये एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम पहले बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पे, जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। इसमें क्या है कि जो शेक्सपियर एक जो ग्रेट और फेमस वर्ल्ड फेमस ड्रामेटिस्ट और पोइट है ना, तो उसमें हम क्या होता है कि वो किस वजह से हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ह्यूमन साइकोलॉजी पे बिलीव करते हैं, ठीक है। वो अपने वर्क के अंदर दिखाते हैं कि इंसान की साइकी को दिखाते हैं अपने वर्क के अंदर, ठीक है। उनकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, उनकी राइटिंग स्टाइल, उनके प्लॉट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या ये सब चीज़ें मिलाकर इन्हें ग्रेट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड बनाती हैं। शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे थे, और ये सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें आर्ट की बात करेंगे, ब्यूटी की बात करेंगे, विजडम की बात करेंगे। शेक्सपियर हैड एन एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन साइकोलॉजी को वो समझते थे, ठीक है। वो ह्यूमन के पैशन को और उनके इमोशंस को अपने वर्क में आराम से दिखा सकते हैं, ठीक है, और यही बात उन्हें ग्रेट ड्रामेटिस्ट बनाती है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट आता है वो करैक्टराइजेशन है। शेक्सपियर के वर्क में हम आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए देखते हैं। जैसे कि अब उसकी जो शेक्सपियर है वो मिरर ऑफ सोसाइटी है, वो अपनी सोसाइटी का मिरर दिखाता है। वो अपने वर्क के अंदर हर तरह का करैक्टर यूज़ करता है, उसमें हर तरह की क्लास दिखाता है, हर तरह का प्रोफेशन, उनका पैशन सब दिखाता है, ठीक है। कभी भी उसने कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं यूज़ की कि इन्हीं को लेके आगे चले, बल्कि वो पूरी सोसाइटी के अंदर हर इंसान को दिखाता है, एज अ इंडिविजुअल वो दिखाता है। जैसे कि ओथेलो में हम ओथेलो की जेलसी को देखते हैं, और मैकबेथ में हम उसकी एम्बिशियसनेस को देखते हैं।
एंड देन थर्ड एलिमेंट जो आता है वो पोइटिक पावर है। नो डाउट शेक्सपियर अपने ड्रामास की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है आज भी, लेकिन जो उसकी पोइट्रीज़ है ना वो भी उतनी ही फेमस हैं। वो शेक्सपियर सोनेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ऐसे पावरफुल वर्ड्स यूज़ करता था जो कि उसकी पोइट्री को और ज़्यादा फेमस कर देते थे। ये एक इमेजिनेटिव पोइट था, ठीक है। ये रियलिस्टिक पोइट्री नहीं करता था बल्कि एक इमेजिनेशन से पोइट्री करता था, जो इसकी पोइट्री ज़्यादा यूनिक होती थी और उसके अंदर पावरफुल वर्ड्स होते थे। उसके बाद हम बात करेंगे सिंपैथी ऑफ ह्यूमैनिटी पे। शेक्सपियर के वर्क्स में हम इंसान के लिए सिंपैथी देखते हैं, ठीक है, एक सॉफ्ट हार्टनेस देखते हैं। उसके बाद फ़िलोसफी ऑफ लाइफ आ जाती है। शेक्सपियर अगर देखा जाए ना किसी भी स्पेसिफिक फ़िलोसफी पे बिलीव नहीं करता था, बल्कि जो उसकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चल रहा होता था उसी को वो अपने वर्क में लिख देता था। फिर आता है कॉमिक एलिमेंट, जिसकी हमने पहले भी बात कर लिया है कि शेक्सपियर अपने वर्क के अंदर कॉमिक एलिमेंट्स का यूज़ करता था। इसका मकसद क्या होता था? रिलैक्सिंग द माइंड ऑफ ऑडियंस। जो ऑडियंस का माइंड था वो रिलैक्स हो जाता था एक सीरियस सिचुएशन जो चल रही है उससे, यानी कि उसके अंदर एक कॉमेडी आ जाती थी, एक कॉमिक रिलीफ आ जाता था। जो शेक्सपियर था उसका एक यूनिक स्टाइल होता था जो उनको बाकी ड्रामेटिस्ट से ना डिफरेंट दिखाता था। फॉर एग्जांपल हम शेक्सपियर के जितने भी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हैं एज अ कॉमेडी, एज अ ट्रेजेडी, ठीक है, वो सारी इसके अंदर ऐड हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो लिंग्विस्टिक स्टाइल था वो डिफरेंट था। ये मेटाफर को यूज़ करता था मोस्टली। इसके जो फ्रेजेस थे वो पावरफुल थे, ठीक है, मैजिकल इसके फ्रेजेस होते थे। उसके बाद हम लोग इसकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसने प्लॉट अपना खुद बनाया। फॉर एग्जांपल इसने यूनिटी ऑफ एक्शन पे इतना फोकस नहीं किया जैसे कि क्लासिक लोग करते थे, बल्कि इसने आर्टिस्टिक यूनिटी पे फोकस किया ज़्यादा, ठीक है। उसके और ना हम सब कुछ ऐड कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल फुल होती है उसकी स्टोरी, यूनिक होती है, ठीक है, और मैचलेस होती है, जैसे कोई स्टोरी नहीं बना सकता। किंग लेयर, मैकबेथ, हैमलेट और ओथेलो जैसे हम इतने बड़े बड़े ड्रामास देखते हैं, रोमियो जूलियट, ठीक है, जो कि बहुत बड़े फेमस और आज तक पढ़े जाने वाले ड्रामाज हैं शेक्सपियर के। उसके बाद काफ़ी सोनेट्स हैं इसकी जो बहुत फेमस हैं, जो रेनेसां का एक ही बहुत बड़ा ग्रेट ड्रामेटिस्ट रहा है। अगर हम रेनेसां की एज को पढ़ते हैं तो स्पेशली शेक्सपियर जो है वो बहुत बड़ा ग्रेट ड्रामेटिस्ट है। इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, तो जितनी भी आज इन्फॉर्मेशन है ये आप पेपर में लिख सकते हैं।